दोस्तों, आज की यह स्टोरी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि यह मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है। दोस्तों, इसमें आपको कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और थ्रिलर और लव भी मिलेगा। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम एक ब्लैक वैन को देखते हैं जिसमें 6 लोग सवार होकर ग्रैंड म्यूचुअल बैंक को लूटने जा रहे थे। तभी रास्ते में उस ब्लैक वैन का ड्राइवर एक कुत्ता को कुचल देता है, जिसकी वजह से वह कुत्ता मर जाता है। उसके बाद वह सब बैंक में पहुंच जाते हैं और उस बैंक को गार्ड को मार देते हैं और उसके बाद वह बैंक के अंदर चले जाते हैं। जब वो लॉकर को बम से तोड़ते हैं, वैसे ही अलार्म बजने लगता है, जिसकी वजह से बैंक के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन उस बैंक के ड्राइवर उसे गोली मार देता है। लेकिन दोस्तों, वह सब चोर को पता था कि पुलिस 20 मिनट के बाद ही आएगी और वह सब चोर 20 मिनट के अंदर ही 300 करोड़ रुपया का चोरी कर लेता है। लेकिन उनमें से एक चोर, जो उस बैंक का ड्राइवर था, वह सबको मार देता है और सब पैसा लेकर भाग जाता है और पुलिस उसका पीछा भी करती है, लेकिन पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती है। और यह कहानी 14 महीने बाद शिफ्ट होती है, जिसमें सरस्वती नाम की एक बूढ़ी दादी को दिखाया जाता है, जो डाकिये के मदद से लक्ष्मी, प्रिया, स्वाति और चीनू के पास एक लक्की ड्रॉ का कूपन भेजवाती है और सबको एक जगह पर बुलाती है। और दादी उन सबको 1.5 साल पहले हुई बैंक रॉबरी के बारे में बताती है। और उस बैंक रॉबरी में स्वाति के पोता जगन, लक्ष्मी के बेटा राजा रामा, प्रिया के मंगेतर अविनाश और स्वाति के भाई कार्तिक और चीनू के पापा उस बैंक रॉबरी में मारे गए थे, जिसमें सरस्वती उन लोगों को बदला लेने के लिए बुलाती है, लेकिन वह सब मना कर देती है। और दादी के बहुत समझाने के बाद वह सभी चारों मान जाती है बदला लेने के लिए। और दादी को पता था कि यह चोर कितना शातिर है, जो 300 करोड़ रुपया बैंक से चोरी कर 1.5 साल से छिपा हुआ है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। और दादी वह चोर से बदला लेने के लिए अलग ही प्लान बनाई हुई थी। और दादी पेंसिल पार्ट सारथी के बारे में उन चारों को बताता है, जिसमें पेंसिल पार्ट सारथी रिवेंज नोवेल पर 28 बुक लिख चुका है। और दादी उस पेंसिल पार्ट सारथी का बुक 28 बार पढ़ चुकी है। और वह सब जब पेंसिल पार्ट सारथी के घर जाता है तो वहाँ पर वह सब बहुत सारी बुक देखते हैं, जिससे देखकर वह सब चौंक जाते हैं। और उस बुक को पढ़ने के लिए जब उतारते हैं तो उसमें फोम रखा रहता है, जिसके बाद वह सब पेंसिल पार्ट सारथी को इंग्लिश मूवीज को हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए देख लेती है। उसके बाद दादी पेंसिल को उस बैंक रॉबरी के बारे में बताकर उससे मदद मांगती है, लेकिन पेंसिल वह सब से 5 लाख रुपया मांगता है। लेकिन वह सब के पास पैसा नहीं होने की वजह से वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि पेंसिल का बेस्ट फ्रेंड राधा कृष्णन को, जो एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता था, और पेंसिल रामाकृष्णन को 29वें रिवेंज नॉवल के बारे में बताता है और उसे प्रकाशित करने के लिए बोलता है। लेकिन रामाकृष्णन मना कर देता है और वह बोलता है कि तुम्हारा 28 में से एक भी स्क्रिप्ट कॉपी नहीं बिकी है। उसके बाद पेंसिल रामाकृष्णन को दोस्ती के कारण इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है, जिसकी वजह से रामाकृष्णन 29वां कॉपी छापने के लिए तैयार हो जाता है। और पेंसिल बातों ही बातों में रामाकृष्णन को बताता है कि आज सुबह 5 लेडी आई हुई थी और पिछले साल बैंक रॉबरी में 5 लोग मारे गए थे, जिसके बदला लेने के कारण वह आए थे और वह सब मेरी हेल्प मांग रहे थे। लेकिन उसके बाद रामाकृष्णन को एक आइडिया आता है, जिसमें वह पेंसिल को बताता है कि मैंने जो डीवीडी दिया था उससे स्क्रिप्ट कॉपी करने के लिए नहीं, बल्कि उसे इंस्पिरेशन लेने के लिए। और रामाकृष्णन पेंसिल को बताता है कि इस प्रोजेक्ट पर तुम काम करो, जितना पैसा खर्चा होगा सब मैं देख लूंगा। और उसके बाद पेंसिल जाके दादी को मना लेता है और उसके बाद सभी को धीरे धीरे करके मना लेता है उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। उसके बाद वह सब पेंसिल के घर एक फैमिली बनकर रहने लगे और उसके बाद वह सब मिलकर उस मॉडल पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और पेंसिल RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा उन मॉडल के सही फाइलों को मंगवा लेता है। और वह फाइल को अच्छी तरीके से देखने के बाद पता चलता है कि पुलिस के द्वारा इकट्ठा किया गया एविडेंस कोई काम का नहीं है। तभी पेंसिल कहता है कि हमें सब काम शुरू से करनी होगी। तभी पेंसिल जब पानी शीशे के बोतल में पी रहा होता है तो उसे एक पेपर पर नजर पड़ती है, और जब वह उस पेपर को देखता है तो उसे एक क्लू मिल जाता है, जिसमें बैंक रॉबरी में मारे गए सभी लोगों के हाथ पर स्टॉप वॉच लगा रहता है, जिससे पेंसिल समझ जाता है कि बैंक रॉबरी में जो भी लोग मारे गए हैं वह सब आम इंसान थे और उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। और पुलिस ने सोचा कि इन 5 लोग ने पर्सनल
रॉबर को हायर किया होगा और पुलिस वाले इन सभी को इन्वेस्टिगेट भी किया, पर उन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और उस रॉबरी में स्कीप हैकर नाम की एक बहन थी और पुलिस ने वैसी बहन को खोजी, लेकिन वह बहन नहीं मिली, इसलिए पुलिस ने इस केस पर फुल स्टॉप लगा दिया। और पेंसिल भी समझ जाता है कि 18 मिनट के अंदर पुलिस वहां पहुंच जाता है। इसका मतलब यह चोर चोरी करने के लिए कितना प्रैक्टिस किया होगा यह हम सोच सकते हैं। और वह चोर सब शहर में पड़ी लवारिस अंडर कंस्ट्रक्शन फील्ड में ही अपना काम का अंजाम दिया होगा, जिस बिल्डिंग में 14 फ्लोर हो या उससे अधिक फ्लोर हो। उसके बाद पेंसिल लक्ष्मी को एसीपी का ड्रेस पहनाने के लिए प्रिया को बोलता है। उसके बाद वह एक डायरी में यह सब काम करने से पहले लिखता है और उस काम को निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों तरफ से देखता है, जिसमें कुछ भी गड़बड़ न हो। और उसके बाद पेंसिल अपनी प्लान को चेंज कर लेता है और लक्ष्मी को एसीपी बना कर न और पेंसिल प्रिया को एसीपी बना के ले जाता है और शहर में पड़े सभी 14 फ्लोर वाले बिल्डिंग को जीएचएमसी से फाइल ले आते हैं और उस फाइल की मदद से उस बिल्डिंग को ढूंढ लेते हैं। लेकिन इसी बीच पेंसिल को प्रिया से प्यार हो जाता है और जब उस बिल्डिंग पर पहुंचता है तो लक्ष्मी के बेटा राजा राम का लंच बॉक्स मिलता है और स्वाति के भाई का एक पेपर मिलता है, जिसमें स्वाति के भाई एक पेपर पर पजल सॉल्व करता है और उस पेपर पर उसका भाई का हैंडराइटिंग भी रहता है। और उसके बाद चीनू के पापा का चप्पल मिलता है और दीवार पर प्रिया के मंगेतर अविनाश कुछ लिखा रहता है, जिससे देखकर प्रिया इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तभी पेंसिल को डम्मी कैश और प्रैक्टिस के सामान मिलते हैं और उस बिल्डिंग के सामने एक एचडीएफसी का एटीएम होता है, जिसमें एक सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, जिससे पेंसिल को लगता है कि शायद वहां से उसको फोटो मिल जाए। और वह सब एचडीएफसी के ब्रांच में जाते हैं और पेंसिल कहता है कि हमें 6 महीने पहले का फोटो चाहिए, लेकिन फोटो लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन पेंसिल बोलता है कि किसी भी मर्द को एक खूबसूरत लड़की ही अपनी जाल में फंसा सकती है। तभी दादी बोलती है कि अंदर मैं जाऊंगी, लेकिन पेंसिल बोलता है कि हमें एक दादी को नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की को भेजना है। और पेंसिल प्रिया को जाने के लिए बोलता है, लेकिन लक्ष्मी मना कर देती है कि शादीशुदा लड़की ये सब नहीं कर सकती, कहीं इसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। तभी पेंसिल बोलता है कि रिवेंज आप लोगों का है, आप लोग समझो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो प्रिया जाने के लिए मान जाती है और प्रिया जब अंदर जाती है तो बैंक ऑफिसर संतूर के कैबिन को देखते हैं, जो बैंक एटीएम का वो इंचार्ज होता है। और प्रिया संतूर को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन संतूर को लड़कियों में नहीं बल्कि लड़का में इंटरेस्ट था। और प्रिया बाहर आकर सभी को बताती है और सभी लेडीज मिलकर पेंसिल को अंदर भेज देता है और पेंसिल अंदर जाके संतूर को अपनी तरफ अट्रैक्शन कर लेता है और अपनी जरूरत के सारी फोटो को वह वहाँ से ले आता है। और वह फोटो को जब एक साथ सब बैठकर देख रहे होते हैं तो उसमें पेंसिल को साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन सारी लेडीज अपनी अपनी फैमिली मेंबर को पहचान लेती है। और एक आदमी बच जाता है जो गाड़ी के शीशे पर लेफ्ट हैंड से कुछ लिख रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि वह एक लेफ्ट हैंडेड है। तो वह मैन एक हॉस्पिटल की एम्बुलेंस थी, जिसे मिलकर उन चोरों ने उस व्हाइट एम्बुलेंस को ब्लैक बना दिया और उस एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था वही सबका कातिल था। और इधर हम पेंसिल को उस हॉस्पिटल में नकली रिपोर्टर बन के जाते हुए देखते हैं, जिस हॉस्पिटल का वह एम्बुलेंस रहता है, जहां पर वह एक सत्या नाम का ड्राइवर से मिलता है। और पेंसिल सत्या से बातों ही बातों में पूछता है कि आपके पास कोई ड्राइवर का मोटिवेशनल स्टोरी है और हाल में ही कोई ड्राइवर अमीर बना हो। तभी सत्या पेंसिल को देव के बारे में बताता है और सत्या बोलता है कि यह एक बहुत अच्छा ड्राइवर था और वह रेसर बनना चाहता था और आज वह रेसर बन गया है और आज उसका रेस भी है। तभी वहाँ से पेंसिल देव को रेस देखने के लिए चला जाता है और देव उस रेस को जीत जाता है। और देव से एंकर जब पूछता है कि आपके सक्सेस के पीछे का राज क्या है, तो देव बताता है कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई और मेरे पिता ही माँ का प्यार दिए थे और मेरे पिता का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया और उसके बाद मैंने एम्बुलेंस चलाना शुरू कर दिया और मेरी रेस वहीं से शुरू हो जाती। और जब मेरे एम्बुलेंस में कोई भी पेशेंट आ जाता था तो उसे मैं अगर जिंदा पहुंचा देता तो मैं यह समझ जाता था कि मैं यह रेस जीत चुका हूँ। लेकिन दोस्तों देव जो भी एंकर को बताता वह सब झूठ था। तो असली सच यह था कि देव जब अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है तो वाइन की कमी हो जाती है। इसे लाने के लिए देव को भेजता है। दोस्तों उस शहर की सभी दुकानों 10 मिनट में बंद होने वाली थी और वह रास्ता 30 मिनट का था, लेकिन देव सिर्फ 9 मिनट में वाइन को ले आता है। उसका दोस्त सब उसे रेसर बनने के लिए बोलता है, लेकिन देव के डैड बोलते हैं कि वह सपना सिर्फ अमीरों के लिए, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं। और उसी समय अपने पापा को गला घोट कर वो मार देता है और उनसे इंश्योरेंस के पैसे से एक बाइक को खरीद लेता है। ये दोस्तों यही सभी सच्चाई थी। और दोस्तों देव के इंटरव्यू के बाद पेंसिल देव से ऑटोग्राफ लेता है
और देव ऑटोग्राफ लेफ्ट हैंड से देता है। इससे पेंसिल कंफर्म हो जाता है कि बैंक रॉबरी में 5 लोगों को मारने वाला वही था। और उसके बाद पेंसिल सभी के साथ मिलकर उसके आगे का प्लान शुरू करने लगता है। तभी पेंसिल को लगता है कि यहाँ पर चीनू नहीं है। पेंसिल जब चीनू को देखता है तो वह टेबल के नीचे छिपी रहती है और नीचे रो रही होती है। तभी पेंसिल को पता चल जाता है कि आज चीनू का बर्थडे है, इसीलिए वह सब उस दिन का काम को छोड़कर सब लोग एक साथ मिलकर चीनू के साथ अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं और चीनू को वो सभी गिफ्ट देते हैं जो उसके पापा देने वाले थे। और अगली सुबह पेंसिल और प्रिया डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर बोलती है कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उसको बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ है। उसके बाद से वह अपना इमोशनल शेयर नहीं कर सकी, जिसकी वजह से वह अपनी आवाज खो बैठी है और डॉक्टर उसे बहुत खुश रखने के लिए बोलती है। और उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी पेंसिल और लेडीज मिलकर देव के घर के पीछे छिप जाती है और देव कहीं जा रहा था। और पेंसिल जब देव का पीछा करता है तो देव उस बिल्डिंग में जा रहा होता है जहां पर वह सभी चोरी के लिए प्रैक्टिस करते थे, लेकिन वह सब 14 फ्लोर पर न जाकर 15 फ्लोर पर जाता है। देव के जाने के बाद 15 फ्लोर पर वह सब जाते हैं और वहां पर देव का जूता का निशान मिलता है, जिससे पेंसिल जूते के निशान की मदद से एक पिलर मिलता है। जब वह पिलर को तोड़ता है तो उसमें बहुत सारे कैश मिलते हैं, जो कैश बैंक से चोरी हुए थे। और पेंसिल वह सब कैश को जिस किताब में वह फॉर्म रखता था उसी किताब में वह कैश भर के रख देता है। उसके बाद इधर देव जब स्विमिंग कर रहा होता है तो देव का स्टाफ देव को याद दिलाता है कि आज 9 बजे BMW एड का लॉन्चिंग होने वाला है। और देव जब BMW एड के लॉन्चिंग के लिए जा रहा होता है तो पेंसिल फेस पर मास्क लगाकर देव के कार के शीशे पर एक पेपर रख देता है जो 1 साल पुराना होता है और उस पेपर में बैंक रॉबरी के बारे में छिपा रहता है। तभी देव समझ जाता है कि वह जो कोई भी है वह सब जानता है और मुझे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। देव का स्टाफ उतर कर खोजने लगता है, लेकिन पेंसिल वहां से जा चुका रहता है। और देव जब BMW के ऑफिस में जाता है, एड जब लॉन्चिंग होने वाली ही होती है तो चीनू टेक्निकल रूम में जाकर रोने लगती है, बोलती है कि मेरे मम्मी पापा उधर गए हैं। तो उस टेक्निकल रूम का स्टाफ चीनू को बाहर लेकर चला जाता है। प्रिया और पेंसिल उस टेक्निकल रूम में जाकर एक कंप्यूटर में कुछ छेड़छाड़ करता है और एड जब प्ले होती है तो उस एड में उस बिल्डिंग का वीडियो चलने लगता है, जिसे देव देखकर अपने कार के पास चला आता है। कार में उसके डम्मी कैश पड़े रहते हैं, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। इसके बाद देव उस बिल्डिंग में जाता है तो वह देखता है कि जिस पिलर में वह पैसा रखा हुआ था वह पिलर वहां से गायब रहता है। और देव का ध्यान जब सामने वाले बिल्डिंग पर जाता है तो उसे 5 लेडीज और एक जेंट्स दिखाई देता है, जो देव को दूरबीन की मदद से देख रहा होता है। और वह सब 14 फ्लोर पर रहता है और देव वहां से उस बिल्डिंग में चला आता है। और वह सब वहां से भागने के चक्कर में वह चारों लेडीज लिफ्ट में फंस जाती है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से लिफ्ट भी आधे रास्ते में फंस जाती है। लेकिन देव उस बिल्डिंग में आकर पेंसिल को खोजने लगता है। पेंसिल का ध्यान एक फायर बॉक्स पर पड़ता है, जिसे वह दबा देता है। इस बिल्डिंग में जो भी लोग थे वह सभी लोग ग्राउंड फ्लोर पर चले आते हैं और बहुत भीड़ हो जाती है और देव पेंसिल को खोज नहीं पाता है और पेंसिल चुपचाप पीछे से निकल जाता है और वहां से सब घर चले आते हैं। उसके बाद पेंसिल बताता है कि उस रॉबरी में जो भी लोग मारे गए हैं वह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। वह सब तुम लोगों की फ्यूचर बनाने के लिए वह रॉबरी किए थे। वह सब देव से हॉस्पिटल में मिले थे। और पेंसिल इधर प्लान बनाता है कि हमें किसी भी तरह से उस बिल्डिंग का CCTV फोटो को डिलीट करना होगा, नहीं तो हम किसी भी तरह पकड़े जाएंगे। तभी उस फोटो को डिलीट करने के लिए पेंसिल संतूर के कैबिन में जाता है और संतूर को CCTV फोटो डिलीट करने के लिए बोलता है। तभी संतूर बोलता है कि हम लोगों ने पिछले बार फिजिकल रिलेशन बनाई थी, इसलिए मैंने वह सब फोटो को डिलीट कर दिया कि मेरी भी पहचान को छिपा के रखनी है। और उसी समय देव वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके पेंसिल संतूर को उस कैबिन से बाहर कुछ सामान के लिए भेजता है। देव जब उस कैबिन में आता है तो पेंसिल से CCTV फोटो मांगता है, लेकिन CCTV फोटो पेंसिल देने के लिए मना कर देता है। देव पेंसिल का कॉलर पकड़ लेता है। सही देव बताता है कि वह सब डेंजर गैंग के लोग और पेंसिल देव से कहता है कि सर आपने तो केवल कॉलर पकड़ा है, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। और पेंसिल देव को बताता है कि वह लोग देव को खोज रहे हैं, वह उसको मारना चाहते हैं। उसके बाद देव का स्टाफ देव को कॉल करता है और बोलता है कि जिस रात हम लोग उस बिल्डिंग में गए थे वह कार हम लोगों के पीछा कर रही थी और वह कार एक घर के बगल में लगी रहती है। और आसपास के पूछताछ करने के बाद उस कार के मालिक के पास जाता है, लेकिन देव को नहीं पता था कि यह पेंसिल का गाड़ी है। और देव पेंसिल के घर जाते हैं, लेकिन पेंसिल देव के पीछे पीछे ही रहता है।
पेंसिल के घर का दरवाजा जब दादी खोलती है तो देव गन लेके खड़ा था और उसके पीछे पेंसिल भी था और देव के पीछे से पेंसिल दादी को इशारे ही इशारों में बहाना करने के लिए बोलती है और तभी देव पेंसिल से पूछता है कि यह उनमें से एक है कि, लेकिन पेंसिल बोलता है कि उसमें और इसमें जमीन आसमान की फर्क है। यह बुढ़िया पागल की तरह लग रही है और बोल भी रही है। और देव जब गैराज में जाता है तो उसका दोस्त सुब्रमण्यम आता है। सुब्रमण्यम अपनी बहन की शादी के कार्ड देव को देता है और आने के लिए बोलता है। बातों ही बातों में सुब्रमण्यम बोलता है कि देव तुम्हारे बारे में एक रिपोर्टर पूछ रहा था तो मैंने सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दिया। सुब्रमण्यम देव को कहता है कि वह बहुत सारा बुक लिख रखा है और वह एक राइटर भी है और उसका नाम पेंसिल पार्थसारथी है। तो देव जब गूगल पर पेंसिल पार्थसारथी सर्च करता है तो वह पेंसिल का फोटो लगता है, जिससे देव समझ जाता है कि जो सीसीटीवी कैमरा के कैबिन में था वही पेंसिल है। तभी हम इधर चीनू, प्रिया, साथी और पेंसिल को डांस प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन दादी की तबीयत ठीक नहीं होती है, इसीलिए दादी नहीं जाती है। और जब पेंसिल डांस देख रहा होता है तो वहाँ पर एक आदमी आता है और देव से बात करने लगता है, लेकिन उसी समय एक कॉल आ जाता है। वह कॉल देव का होता है और वह बोलता है कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ और बोलता है कि मुझे डर लगता था कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ेगी तो क्या करेगी मेरे साथ। और देव पेंसिल को बोलता है कि मेरे और क्राइम के बीच एक ही है, वह है पैसा, और वह पैसा अब तुम्हारे पास है। पुलिस अब छठे क्राइम को ढूंढ रही है और देव का स्टाफ पुलिस को कॉल करके पेंसिल का एड्रेस दे देता है और पुलिस थोड़ी देर बाद वहीं पर पहुंचने वाली होती है। लेकिन पेंसिल अपने बेस्ट फ्रेंड रामाकृष्णन को कॉल करके बोलता है कि मेरे घर में एक ट्रक लेकर जाओ और वहां से सारी बुकों को ले आओ। पेंसिल का दोस्त बोलता है कि रूम मालिक को तुम पैसे नहीं दिए हो क्या? पेंसिल अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलता है कि उस किताब में 150 करोड़ रुपया रखा हुआ है, ये पुलिस लेने आ रही है। पेंसिल घर जाता है, वैसे ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जब पुलिस उसके घर को अच्छी तरह से तलाश करती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है और पुलिस वहाँ से चला जाता है और पुलिस उस नंबर का इंफॉर्मेशन निकालने लग जाता है जिससे वह कॉल आता है और पेंसिल को लगता है कि यह सब पैसा रामाकृष्णन ही ले गया है। तब थोड़ी देर बाद रामाकृष्णन वहाँ पर ट्रक लेके आता है तो देखता है कि वह रूम खाली रहता। उसके बाद पेंसिल उसे थैंक्स बोलता है और गले लगा लेता है। अभी रामाकृष्णन पेंसिल को बोलता है कि मेरी ट्रक पंक्चर हो गई थी, इसीलिए मैं अभी आया हूँ और पैसा कहाँ है, जिससे पेंसिल यह सुनकर शौक हो जाता है और घबराने लगता है और वह सब पैसा रामाकृष्णन ने नहीं लिया तो कौन लिया। तभी पेंसिल को याद आता है कि दादी घर पर ही थी, लेकिन जब पेंसिल दादी को खोजता है तो दादी नहीं मिलती है। दादी का सामान भी वहाँ पे नहीं होता है। तभी पेंसिल को एक फोटो मिलता है, में एक हाथ पर क्रिश्चियन का सिंबल था और उस बैंक रॉबरी में मारा गया था। लेकिन दादी, चीनू, रिया, लक्ष्मी और स्वाति इनमें से भी क्रिश्चियन नहीं है, सबके सब हिंदू है। तभी पेंसिल आरटीओ से लाया हुआ फाइल को देखता है। में एक फाइल में जॉन नाम का एक आदमी का होता है और वह अनाथ होता है और जॉन का कोई नहीं होता है और पेंसिल समझ जाता है कि जॉन दादी का पोता नहीं है और पेंसिल कहता है कि जॉन जब दादी का पोता नहीं है तो वह इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाई और वह मेरे को रिवेंज लेने के लिए क्यों खोजा। तभी दादी का एक सामान मिलता है। इसके बाद दादी इधर पैसे को गिनवा रही होती है और अलग अलग हिस्से में बांट कर रखती है। वैसे ही वहाँ पर पेंसिल पहुँच जाता है और दादी को वह सामान दे देता है और पेंसिल दादी को बोलता है कि उस रॉबरी में 5 लोग नहीं बल्कि 6 लोग मारे गए थे, उसमें कोई आपका पोता नहीं मारा गया। और पेंसिल बताता है कि उन लोगों ने आपके पति को मारा था। फिर दादी बताती है कि मेरे पति बहुत मेहनती थे और वह 80 साल के उम्र में भी एक बुक स्टोर चलाते थे और वह सब ने मिलकर मेरे पति को बहुत ही बेरहमी से मारा था। दादी जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने जाती तो वहाँ पर पुलिस वाला दादी को बोलता था कि आपके पति 80 साल के थे, आप कितने खुश नसीब है कि वह चलते फिरते मर गए और आप रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, आप भी तो मरने ही वाले हैं। और दादी बोलती है कि देव जब पेंसिल के घर आया था, जिससे दादी देखकर घबरा गई थी और वह सोच ली थी कि तुम सभी की जान को खतरा में नहीं डालेगी, इसलिए उस दिन डांस देखने नहीं गए और वह सब पैसा लेकर चली आई। दादी सोच रही थी कि यह सारी पैसा अनाथ और गरीबों में बांट दिया जाएगा। अभी दादी पेंसिल के हिस्से को पैसा लेकर जाने के लिए बोलता है, लेकिन पेंसिल दादी से कहता है कि मैं सिर्फ किताब लिखने के लिए आपके पास सभी को हेल्प करने आया था और आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मुझे आप लोगों को छोड़ के जाने का मन नहीं करता है और मैं भी एक अनाथी हूँ। और इधर जब देव अपने स्टाफ के साथ जा रहा होता है तो उसके स्टाफ को एक कॉल आता है, तो स्टाफ देव को बताता है कि उसने अपने पर्सनल नंबर से ही बैंक रॉबरी के बारे में बताने के लिए पुलिस को ही कॉल किया था, जिससे पुलिस उसके नंबर को ट्रेस कर लिया था
फिर देव अपने स्टाफ को गला में पेन भोंक कर मार देता है और देव जब अपने गैरेज में जाता है तो वहाँ पर पेंसिल होता है। उनके बीच फाइट होने लगती है और पेंसिल देव को मार देता और जला देता है। और इधर जब घर आता है तो देखता है कि दादी के साथ सब होती है और दादी सभी लेडीज को सब कुछ बता देती है। और इधर टीवी पर देव की मरने का खबर आती है, जिससे देखकर चीनू बहुत खुश हो जाती है और बोलने लगती है। और उसके बाद सब एक साथ मिलकर रहने लगते हैं और प्रिया सबको देखकर अपनी सगाई की अंगूठी उतारकर पेंसिल के साथ नई जिंदगी बिताने लगती है। और फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।